नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। संजय सर फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर पोस्टमार्टम। उनका स्वागत और अभिनंदन। आज संजय सर ने कई खबरें एकत्रित की। उन खबरों का पोस्टमार्टम करने के लिए कहा गया। नामुमकिन मुमकिन है और यह तब हो सकता है जब मोदी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतिहास बनाया। इतना लंबा लगातार कोई नहीं रहा। उन्होंने सारे रिकॉर्ड फेल कर दिए। तो गाजियाबाद में अंतिम समय में आके फर्जी दूतावास ही चल रहा था। अब फर्जी मेडिकल सीमित था, फर्जी डॉक्टर सीमित था, फर्जी और कुछ सीमित था, लेकिन दूतावास चल रहा था। ये कैसे गले उतर जाए? और चल भी सकता है जब कुछ ही महीने पहले एक फर्जी राजदूत ही पकड़ा गया ओमान से, वो सारे लेन देन और सिस्टम बनाए घूम रहा था। और जब इन सब पर बात करते हैं तो हमें वो दिन भी याद आ रहा है कि गुजरात में तो फर्जी कोर्ट ही पकड़ा गया। बिहार की तरफ निकले तो फर्जी थाने चल रहे थे, बाकायदा रपट लिखी जा रही थी, बाकायदा उन्हें न्याय मिल रहा था, जेल भेजे जा रहे थे लोग वहां से। क्या जमाना है। और लोग शुचिता और ईमानदारी की बात करते हैं। जो ज्यादा शुचिता की बात करते हैं उन्हीं के राज्यों में ज्यादा बेईमाना हो रहा है। एक कहावत है गांव की, एक बार नाम कमा लो फिर कुछ करते रहो। एक आदमी गांव का होता है, कमजोर होता है, उसका पूरा गांव कहने लगता है वो बेईमान है, जबकि वो वास्तव में ईमानदार होता है। और एक बड़ा आदमी है, वो पक्का बेईमान है, उसे कोई गांव पैसे भी नहीं देता, लेकिन कहा जाता है वो बाबू साहब लंबरदार है। विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR भी चल रहा है। अब ये सरकारी है कि भाजपाई है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बूम बॉक्स की चपेट में दिल्ली आ गई है, कोई FIR नहीं है। विमान दुर्घटना में सब दे दिए, गड़बड़ी है, विदेश तक बदनामी हो रही है। न्यायमूर्ति वर्मा के चक्कर में धनखड़ जी नप गए, योगी के चक्कर में, दोनों में। अब आज निशिकांत दुबे के घर निशिकांत ने ब्रजेश पाठक को और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बुला लिया है। पता लग रहा है कि शाह योगी को हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर लोकसभा जीत ली। अब उनके बेटे को विधानसभा उपराष्ट्रपति बनाकर विधानसभा जीतेंगे। किसानों को 10,000 रुपया देकर 5 साल के लिए सरकार खरीद ली जाती है किसान सम्मान निधि के नाम पर। 5 किलो राशन के नाम पर वोट ले लिया जाता है। बच जाते हैं उन्हें हिंदुत्व का ड्रॉप पिला दिया जाता है कि अगर हम चले गए तो मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। हम कांप उठते हैं जब मेरे दिमाग में ये जहन में शब्द आता है कि भाजपा की सरकार भी कभी गिरेगी। कपकपी छूट जाती है। और मजाक में नहीं कह रहा हूं, मैं उस अंतर मन के सच को आपके सामने ला रहा हूं। बच्चा छोटा होता है, खेल रहा होता है, तो बार बार कहते हैं हवा आ जाएगा, बिलाव आ जाएगा, उधर मत जाना। बच्चा इतना भयभीत हो जाता है, उधर नहीं जाता है। अब हम भयभीत हो गए हैं कि हम गए तो वो आएंगे, वो 20% आफत मचाएंगे, और उन पर हम इतना सिकंजा कस रहे हैं, कभी वो आएंगे तो वास्तव में अगर कुछ करेंगे तो कुछ कोई जवाब भी नहीं होगा। मैं बड़ी बेबाकी से बात अपनी राय रख रहा हूं। और वो ना भी करेंगे तो इन्हीं में से कुछ उकसा के करा देंगे। तो कुल मिला के संजय सर, जो आज की खबरें हैं उनका पोस्टमार्टम क्या है, क्योंकि हमने पूरा बता दिया। एक एक कर आप बताते जाइए, हम सुनते जाएं, दर्शक सुनते जाएं और समझें। तो इसकी शुरुआत इससे करते हैं कि जब मोदी जी की सरकार बनी थी उसके कुछ ही समय बाद दादरी वाली घटना हुई थी, जो अखलाक के घर में घुस करके फ्रिज में रखा हुआ मांस देखा जा रहा था वगैरह वगैरह। और
बाद में क्या हुआ वो सब छोड़िए, वो सबका कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस कानून व्यवस्था की स्थिति का क्या था, कोई किसी के घर में घुसकर कैसे देख सकता है कि उसके घर में क्या रखा है। ठीक है, बीफ भी हो तो बिना वारंट, बिना उसके और बिना पुलिस के कोई ऐसे किसी के घर में कैसे घुस जाएगा, और वो हुआ था। तो उससे मुझे लगता है कि शुरुआत हुई थी, बड़ा मामला वही था। और उसके बाद वो लोग पकड़े जरूर गए, लेकिन उसमें से एक की किसी की जेल में ही मौत हो गई थी। तो मुझे याद है कि उसको तिरंगे में उसका अंतिम संस्कार हुआ था, और नेता लोग तो बीजेपी के गए ही थे। तो वो सब हुआ, और बाद में जब वो सब जेल से छूट गए, सजा वजा काट करके, जो भी सजा थी उनकी, क्योंकि उसमें कोई वो सजा हुई थी, जमानत हुई थी, मुझे याद नहीं, सजा काट कर जो कुछ भी, तो उनको नौकरी दिलाने की भी बात हुई थी, और सरकारी संस्थान में किसी ने सिफारिश की थी, नौकरी दिलाने की बात हुई थी। तो इस तरह से बीजेपी के शासन की शुरुआत हुई। बाद में फिर तो डबल इंजन की सरकार बन गई यूपी में, तो अब तो कोई बात ही नहीं। तो मोदी जी ने 2019 के चुनाव में नामुमकिन मुमकिन है कहा था, और आज जब मैं अखबार देख रहा था तो मुझे लगा कि बहुत सारी घटनाएं, खास करके ये जो अपना दूतावास पकड़ा गया है, तो मुझे लगा कि 2014 के बाद से बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो पहले कोई सोच नहीं सकता था कि होगी। और ये सारा मामला जो है पकड़ में नहीं गया, किसी को पकड़ में नहीं आया, बहुत बहुत दिन तक चलने के बाद पकड़ में आया। तो ऐसा कैसे हुआ? मतलब कोई प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से कश्मीर में जाकर के ऐश कर रहा था, सरकारी सुरक्षा सब कुछ मिल जा रही, क्या नहीं हुआ है। और जो जो हुआ है वो सब पे बड़ी दिलचस्प और अच्छी किताब बन सकती है। हालांकि दिक्कत यह है कि हम लोग हिंदी में लिखते हैं, और हिंदी में कोई किताब खरीद के पढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड के लिए लिखा जा सकता है, बहुत दिलचस्प होगा। तो खैर वो तो बात की बात है। तो आज जो है जो नामुमकिन मुमकिन है, मैं अभी तक तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ही अपने आप में बिल्कुल अलग था, और इसलिए भी नामुमकिन मुमकिन है अब ध्यान आ रहा है। आज अब बाकायदा खबर छप गई कि नड्डा साहब ने ये किया था, मैंने वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ वो स्वीकार कर लिया, और उसके बाद उनको 2 केंद्रीय मंत्रियों ने, अखबार में नाम भी है उनका, फोन किया। और मंत्री के फोन करने का क्या मतलब था, उनको बताया गया कि प्रधानमंत्री को ये पसंद नहीं है, वो अप्रूव नहीं करते, अंग्रेजी में लिखा है, मतलब प्रधानमंत्री उसको मंजूर नहीं करते हैं स्वीकार किया जाना। तो अब उपराष्ट्रपति क्या करे क्या नहीं करे, ये प्रधानमंत्री देख रहे थे, और ये अब स्पष्ट हो गया। और चूंकि उनको पसंद नहीं आया, इसलिए उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, जो देश में लगभग पहली बार हुआ है। इस तरह से तो पहले किसी उपराष्ट्रपति का इस्तीफा नहीं हुआ था। तो ये अब अखबार में छप गया। अभी तक चर्चा हो रही थी, यूट्यूब पे था, और तब तक ये था कि फेक न्यूज और ठप्पा लग जाएगा फेक और ये वो का, तो वो सब तो अखबार की खबरों में नहीं होता है, तो इसलिए मैं उसको नहीं कह रहा था। लेकिन आज ये अखबार में, एक अखबार में खबर है, अब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता चला ये उस अखबार के पीछे पड़ गया, अपना खोजे लो। दूसरी खबर बड़ी दिलचस्प है, जो फर्जी दूतावास वाली है। अब वो 3 ऐसे देश के नाम पे फर्जी दूतावास चल रहा था जो देश ही नहीं है, और तमाम दूतावास सब दक्षिण दिल्ली में है। ये दूतावास गाजियाबाद से चल रहा था, फिर भी किसी को शक नहीं हुआ। दूतावास एक किराए के मकान के आगे, बहुत बढ़िया रंगा उंगा हुआ, जो फोटो में छपा है, तमाम विदेशी गाड़ियां लगी हुई है। तो ऐसे भी किसी का ध्यान जाना चाहिए कि किसका घर है, क्या होता है यहाँ, इतना पैसा, माने अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो इतनी विदेशी गाड़ियां, इतना बढ़िया मकान किराए पे भी कैसे कोई ले पाता, या मेंटेन कैसे हो पाता। तो जाहिर है वो पैसे वैसे कमा रहा था, और अगर पैसे कमा रहा था और फर्जी ही था पूरा, तो उसकी शिकायत कैसे नहीं हुई होगी, और शिकायत हुई तो कैसे कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो 10 साल से चल रहा था। 10 साल से अगर कोई फर्जी दूतावास ही चल रहा है गाजियाबाद में, डबल इंजन सरकार में, और दूतावास का मामला तो मतलब दिल्ली को भी देखना चाहिए, विदेश मंत्रालय वगैरह वगैरह सबको, तमाम SIT इंटेलिजेंस सबके लिए था दूतावास का, फर्जी दूतावास कैसे चल रहा था। तो खैर वो 10 साल से चल रहा था, उसमें कुछ। तो ये खबर जब आई तो आज मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मुझे याद आया कि पहले एक फर्जी राजदूत पकड़े गए थे। तो हालांकि वो बड़ा मामला नहीं था, वो मामला ये था कि वो उनकी बेटी शायद गाजियाबाद में कहीं रहती है, और वो दिल्ली में रहते थे। जब वो गाजियाबाद उनको जाना था अपनी बेटी के यहाँ, तो उन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल मांगा था, और जो प्रोटोकॉल मांगा था उसमें अपने आप को ओमान का हाई कमिश्नर कहा था। और ओमान में असल में हाई कमिश्नर नहीं होते, एम्बेसडर होते हैं। ओमान के एम्बेसडर होंगे भारत में, वो अलग अलग राष्ट्रकुल देशों का अलग अलग मामला होता है, तो उसमें किसी के हाई कमिश्नर होते हैं, किसी के एम्बेसडर कहा जाता है।
तो वहां ओमान के एम्बेसडर कहना चाहिए था, वो हाई कमिश्नर कह रहे थे, उसमें पकड़े गए। उनके पीए ने चिट्ठी लिखी थी कि ओमान के हाई कमिश्नर हैं, उनको गाजियाबाद कहीं जाना है फला काम से, तो उनको प्रोटोकॉल चाहिए। तो चूंकि उस पर शक हो गया तो पकड़े गए। तो जब वो पकड़े गए थे तभी खबर छपी थी। आज मैंने फिर जब ढूंढना शुरू किया तो मुझे नाम कुछ याद नहीं था, तो मुश्किल से मिला, लेकिन मिल गया। तो उसमें ये था कि जो भाई साहब प्रोटोकॉल मांग रहे थे उनके बारे में लिखा था कि वो सरकारी आगरा की किसी यूनिवर्सिटी से रिटायर होने का प्रोफेसर है कोई। रिटायर होने के बाद वो 4 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रह चुके थे उत्तराखंड के। तो जब 4 यूनिवर्सिटी में कोई वाइस चांसलर था तो क्लियर हो गया, और सब 2014 के बाद का मामला है। तो 4 यूनिवर्सिटी में 2014 के बाद अगर कोई वाइस चांसलर रहा है तो जाहिर है उसके बीजेपी से कनेक्शन होंगे। शिक्षाविद तो कोई 4 बार यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो नहीं सकता, और कोई दूसरी पार्टी का तो भी नहीं हो सकता है। तो मुझे तभी लगा था कि बीजेपी का मामला होगा, और ये देखना पड़ेगा कि इसका क्या होता है मामला, और इसका फॉलोअप वगैरह होता है कि नहीं। लेकिन मैं भूल गया था, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, अखबारों में मुझे कोई खबर नहीं दिखी, कोई चर्चा नहीं दिखी। तो आज मैंने उसको ढूंढना शुरू किया कि बीजेपी का नेता, मैं गूगल कर रहा था कि बीजेपी का नेता फर्जी राजदूत था, फर्जी राजदूत के उसमें पकड़ा जा रहा था, तो सब मुझे मिला नहीं। तो बाद में असल में मैं ये समझ रहा था कि वो बीजेपी के नेता था, क्योंकि वो 4 विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर रह चुके थे। तो लेकिन वो बीजेपी का नेता उस समय भी नहीं कहा गया था, तब भी खबर में कहीं नहीं छपी थी। सिर्फ ये था, और इसलिए मेरे दिमाग में था कि वो बीजेपी का ही होगा। तो आज मैंने ढूंढना शुरू किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अरेस्ट भी हो गया आदमी, उसका फॉलोअप नहीं छपी, और नहीं छपी तो जरूर बीजेपी का होगा। तो मैं ढूंढना शुरू किया। तो ढूंढते ढूंढते उनका एक प्रोफाइल मिला जिसमें उनको बताया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के किसी के अध्यक्ष भी थे। ज्यादातर तो उनका प्रोफाइल एकेडमिक है, तो उसमें पॉलिटिकल प्रोफाइल में नहीं लिखा हुआ, और जो मैंने देखा वो भी एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही है, तो उसमें सब उनका एकेडमिक प्रोफाइल है, तो उसमें पॉलिटिकल नहीं है। फिर भी एक कनेक्शन तो मिला ही, जो वो बीजेपी में एक पदाधिकारी रहे हैं, तो बीजेपी के हैं, ये आज पक्का हो गया। तो मार्च का मामला है, और तब वो अरेस्ट हो गए थे। ठीक है, अपराध बहुत बड़ा नहीं है, संज्ञेय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद विश्वविद्यालय ये दूतावास चल रहा था और नहीं पकड़ा गया। हो सकता है दोनों मामला बिल्कुल अलग हो, लेकिन अगर कोई फर्जी राजदूत पकड़ा जाता है और उसी थाना इलाके में उसी एसपी के अंडर के तहत अगर कोई दूतावास भी चल रहा था, तो दोनों का कनेक्शन कहीं से ढूंढ ढांड के जुड़ जाता, उस समय भी मिल जाना चाहिए था। और नहीं मिला तो पुलिस कर क्या रही है, उसका सूचना तंत्र, उसका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? तो ये बीजेपी के ही शासन में हो रहा है, 2014 के बाद अमृतकाल में ही हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। सो हमारे कहने का मतलब है, और वही नामुमकिन मुमकिन है। तो ये एक दूसरी खबर थी आज की। और तीसरी खबर आज हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है, जो आजकल अखबारों में नहीं छपती है, कांवर के बारे में, कि कांवर के चक्कर में ट्रक पर बूम बॉक्स लगाकर वो निकल रहा है। और वो इतना ज्यादा था, मेरठ एक्सप्रेसवे का फोटो है कि एक्सप्रेसवे पर लोग पैदल कांवर लेके जा रहे हैं और बूम बॉक्स पे ये हल्ला हो रहा है। तो हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है, फोटो है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये सब हुआ फिर भी एफआईआर नहीं है। तो ये भी अमृतकाल में ही हो रहा है। तो सबको पता है कि अमृतकाल में क्या क्या हो रहा है। और कांवर के लिए, मैंने कांवर, ठीक है, आपको अगर सपोर्ट करना है कीजिए, ले जाने को सहायता करनी है, मदद करनी है, सब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके लिए आप सड़क पे या तो ट्रैफिक बंद कर दीजिए या एक अलग लेन बना दीजिए। जब इतने लोग चलते हैं, इतने लोग जाते हैं, तो कांवरियों के लिए एक अलग लेन बना दिया जाएगा, तो वो भी सुरक्षित रहेंगे, ट्रैफिक भी सुरक्षित रहेगा। और वो जो होता है कि गाड़ी सट गई, लग गया तो मारपीट करते हैं, वो सब भी खत्म हो जाएगा। तो वो सब नहीं करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि फल कौन बेच रहा है, रेस्टोरेंट कौन चला रहा है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि वो बाद की बात थी, बाद में भी किया जा सकता था, और कांवरिये वो खुद भी देख सकते थे। वो कहाँ से खरीद के खा रहे, किससे खा रहे, पूछ के खाएंगे, वो खुद सुनिश्चित करेंगे। अगर किसी को लहसुन प्याज नहीं खाना है तो वो खुद ही पूछ कर देख कर खाता है। तो उसके लिए कानून बनाने, नियम बनाने और जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं थी, या वो सरकार का काम नहीं था। अगर सरकार को कुछ करना ही था तो सरकार एक लेन बनवा देती कांवरियों के लिए, तो सबको सुविधा होती। और वो हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक बना होता, तो सब जगह सबको। अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार की फोटो छपी थी कि हरिद्वार में क्या भीड़ थी और ट्रैफिक के बीच में कैसे कांवरिये घूम रहे, आज हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। तो ये भी जो है नामुमकिन मुमकिन है वाला मामला है। एसआईआर का तो साफ ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन खुद ही कह रहा है कि हमारा जो ये है वोटर आई कार्ड है
वो विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है, और वो खुद ही कह रहा है कि हम जो बनाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नागरिकता का क्लेम खत्म हो गया। तो जो नागरिक है वो छूट सकता है, ये चुनाव आयोग खुद कह रहा है। और जब छूट जाएगा तो आप वोटर लिस्ट बना किस लिए रहे हो, तो पता नहीं। तो ये तो एसआईआर का मामला है, ये भी चल रहा है, इस पे भी कुछ नहीं हो रहा है। और अखबारों में कोई फॉलोअप, कोई पूछताछ, कोई इंटरव्यू, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हो भी तो मुझे कम से कम नहीं दिखा है। तो छप रहा होगा, बहुत कम छप रहा है। तो ये तो कहा ही जा सकता है कि एसआईआर पे इतना बड़ा मामला है, लेकिन अखबारों में कोई खबर, पूछताछ, कोई इन्वेस्टिगेशन, इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। कोई प्रेस विज्ञप्ति, हाँ प्रेस विज्ञप्ति भी, आज एक प्रेस विज्ञप्ति पे खबर छपी है और लीड है, बिहार के एसआईआर में कितने 1.5 लाख लोग रह गए या कुछ, माने वो पूरा हो गया और सब 1.5 लाख वोटर हैं जिनका पता नहीं चला। ये लीड है एक अखबार में। मैंने पूरी खबर पढ़ी तो उसमें ये बताना चाहिए कि वो 1.5 लाख अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो बदल गया होगा, इतना पुराना मामला है और लोग तो इधर उधर होते ही रहते हैं। तो अगर नहीं है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो लीड के लायक शीर्षक नहीं था। तो पूरी खबर पढ़ करके उसमें जो तमाम सवाल जो हैं उसमें किसी का जवाब नहीं है। तो मैं पूरी खबर पढ़ के ढूंढ रहा था कि खबर है किसकी, सोर्स क्या है, किसने कहां से आई। तो उस खबर में लिखा हुआ है कि वो चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति से। तो चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्ति में ये नहीं बताया गया है, मैंने नहीं बताया गया, तो जो बताया गया हो, जो उनको बताना था वो उन्होंने बताया है, लेकिन जो पूछा जाना चाहिए था वो सब नहीं है। उसके बावजूद चुनाव आयोग की विज्ञप्ति लगभग 10 के 10 एक अखबार में लीड है। तो ये भी हो रहा है, ये भी नामुमकिन मुमकिन ही है। पहले ऐसा मुझे याद नहीं है कि प्रेस विज्ञप्ति कोई 10 का 10 छाप देता था, और कम से कम अंग्रेजी अखबार में। हिंदी में तो हम लोग कभी कभी जगह होगा भरने के लिए गुस्से में लगा देते थे, हम ही लोग करते थे, लेकिन वो अंदर के पन्ने पे, पहले के पन्ने पे तो हिंदी में भी नहीं करते थे। जनसत्ता में भी जब पहले पन्ने पे काम करना होता था, पहले पन्ने पे ड्यूटी लगती थी, तो गंभीरता से जाके समय से बैठ जाते थे और या थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगा देते थे। तो पहले पन्ने की तो कुछ प्रतिष्ठा होती है, और वहां विज्ञप्ति लीड नहीं लगाई जाती है। तो अब वो भी हो रहा है और अंग्रेजी के अखबार में हुआ है। और सबसे चिंता वाली बात यह है कि विमान दुर्घटना के शव जो लोगों को भेजे गए माने विदेश में, उसमें लोगों को लग रहा है कि 100 गलत आ गए हैं, दूसरे का 100 उनको दे दिया गया है। कितना शर्मनाक और कितनी अपमानजनक है। क्या व्यवस्था है, सरकार क्या कर रही है। मैंने अगर राहुल गांधी कुछ बोल दे तो तमाम भक्त चिल्लाने लगते हैं कि भारत बदनाम हो रहा है, भारत बदनाम हो रहा है, राहुल गांधी ने ऐसे बोल दिया, भारत बदनाम हो रहा है। लेकिन ये शंका भी है अगर कि गलत दे दिया गया है और आप उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि हम सहयोग कर रहे हैं और हमने तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, वगैरह वगैरह। लेकिन सबके बावजूद अगर ये शक है, और शक ऐसे ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर कुछ नहीं है तो भारत सरकार को सफाई देने की क्या जरूरत थी, वगैरह वगैरह। लेकिन ये पूरी स्थिति अगर आप देखें कि एक तो विमान दुर्घटना हो गई, उसके बाद आप जो जमीन पे मरे उसके बारे में मैंने बताया था कि विमान में जो मरे वो तो मरे ही, जमीन पे जो मरे उनका कोई हिसाब नहीं, उस पर कोई खबर नहीं छपी। और जब 100 पहुंचाने की बात हुई, रिश्तेदारों को देने की बात हुई, तो ये गड़बड़। अब यह सब सरकार का काम है, मैंने चाहे गुजरात सरकार का हो, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे विदेश मंत्रालय का हो, चाहे रक्षा मंत्रालय का हो, चाहे स्थानीय पुलिस का मामला हो। कोई भी ठीक से काम करता होता तो ये सब नहीं होता, और कोई भी ठीक से काम कर रहा होता तो खबरों में दिखाई देता। ये सब कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, और किसी को कोई मतलब नहीं है, ऐसा लग रहा है हर जगह से। न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में क्या आप कुछ बोले? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा बात पूरी करिए तब फिर हम बताएंगे अभी आपको ताजा ब्रेकिंग। हाँ, मैं सारी खबरें एक साथ बता देता हूँ, फिर आप बताइएगा तो फिर कुछ बताऊंगा, उस पर कुछ आप कुछ पूछेंगे तब। न्यायमूर्ति वर्मा के मामले में तो जल्दीबाजी का ये आलम है कि आज ही खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में उनका केस एडमिट हो गया है। उन्होंने या उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में जांच समिति बताई थी, वो जांच समिति ठीक नहीं है, कानूनन गलत है, वगैरह, उसको उन्होंने चैलेंज किया जो कुछ भी है। उसी कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि इनके खिलाफ उसकी कार्रवाई की जाए, उनको हटाने के लिए जो कुछ भी होता, जो क्या कहा जाता है उसका एक शब्द है, तो उसकी कार्रवाई की जाए। तो सरकार वो तो शुरुआत कर रही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में उनका केस एडमिट हो गया है तो इधर जल्दीबाजी क्यों है? और दूसरे की जो रिपोर्ट है उसी में कहा गया है कि सबूत नहीं है, लेकिन पैसे उनके घर थे तो इसलिए कार्रवाई की जानी चाहिए। जब सबूत ही नहीं है
तो कार्रवाई क्यों की जानी चाहिए, उनका मामला है। और ठीक है, अगर कार्रवाई की भी जानी है तो इतनी जल्दी क्या है, तमाम मामले तो अभी लटके पड़े हैं, इसमें इतनी जल्दी क्या है। और जब जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच ही नहीं हुई तो इस मामले में इनको, इनके घर में अगर नोट ही पड़े थे तो इनकी बात भी नहीं मानेंगे, और इनको जो न्याय का जो इनके पास रास्ते हैं वो सब एग्जॉस्ट होने का इंतजार भी नहीं करेंगे, तो वो भी नामुमकिन है, मुमकिन जैसा ही मामला है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे का तो बता ही दिया। कर्पूरी ठाकुर का बिहार में काफी माने जो बिहार में जो जाति व्यवस्था है उसके अनुसार, या कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे हैं तो उस कारण उनके काफी समर्थक और उनका वोट काफी है। तो लोकसभा चुनाव के पहले आपने उनको भारत रत्न दे दिया, ठीक है, आप दे सकते हैं, आपका विवेक है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि आप लोकसभा चुनाव के पहले दे रहे हैं। उस समय जो 5 दिए गए थे 3 की जगह, अभी तक अधिकतम 3 दिया गया था, लोकसभा चुनाव से पहले 5 दे दिए गए, और 5 दे दिए गए तो पांचों बिल्कुल 5 वर्ग के लोगों को दिए गए, उसमें आडवाणी से लेकर कर्पूरी ठाकुर थे, और आबादी का अलग अलग वर्ग, जो 5 तरह का वर्ग है, पांचों बिल्कुल अलग तरह के हैं, और जाहिर है वैसे ही लोगों को दिया जाएगा, तो उसमें बिल्कुल जो है चुनावी गणित दिखाई दे रहा था। चलिए ठीक है, वो आपका विवेक, आप कर सकते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब फिर जो है, अव्वल तो ऐसे मामलों में कोई गेस नहीं करता है आजकल मोदी जी के, कि मोदी जी किसको बनाएंगे, कोई गेस नहीं करता, और कोई गेस आज तक चला नहीं है, तो अमूमन कोई गेस नहीं करता है। लेकिन आज एक खबर है कि शायद कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो है को उपराष्ट्रपति बनाने की बातचीत चल रही है, और वो रेस में सबसे आगे हैं। बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन खबरें जो भी छपवाई भी जाती है और उससे देखा भी जाता है कि क्या होने वाला है, तो ये देखा जा रहा है कि उससे क्या लाभ होगा, नुकसान होगा, क्या उसका रिएक्शन होता है। तो ये मामला भी नामुमकिन मुमकिन है वाला है कि इतने आराम से, इतने खुलेआम राजनीति या जातिवाद या जो है वंशवाद, आप जो कुछ भी कहिए, राहुल गांधी तो वंशवादी हैं, और कर्पूरी ठाकुर के बेटे को आप उपराष्ट्रपति बना दीजिए तो वंशवाद नहीं है। वरुण गांधी को आपके साथ है, मेनका गांधी आपके साथ है, तो वो वंशवाद नहीं है। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी वंशवादी है, और अगर इस बार प्रियंका बन गई तो फिर तो पूरा गांधी परिवार ही आ गया लोकसभा चुनाव में, तो वो सब है। और सबसे बढ़िया देशभक्ति वाली, देशभक्ति का तो वो था ही कि सीआरपीएफ के जवान को पटक पटक के मारा वहां, और उसमें जो है वो कार्रवाई रेल पुलिस ने की थी, यूपी पुलिस ने नहीं की थी। वो मामला रेलवे स्टेशन पे हुआ था, इसलिए कार्रवाई हो गई थी। और मैंने आपको बताया था कि 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की खबर छपी थी, लेकिन असल में 3 ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, 4 तो टिकट का मामला था। तो बाद में मुझे ध्यान आया कि कार्रवाई तो यूपी पुलिस ने नहीं की, और यूपी पुलिस तो कार्रवाई करती नहीं है ऐसे मामलों में, या बहुत कम करती है, किया भी हो तो। ये वाली कार्रवाई राज्य पुलिस ने की थी। तो देशभक्ति का सारा मामला जो है, जब असल में देश की बीजेपी की बात होती है तो लोग देशभक्ति भूल जाते हैं। और आज राहुल गांधी ने कहा है कि ट्रंप ने जो है 25 बार कहा कि युद्ध विराम हमने कराया, युद्ध विराम हमने कराया, और उसमें मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, और ये जो है दाल में काला है वगैरह वगैरह। तो ये सारा मामला है पूरा। इतनी खबरें आज मुझे एक दिन के अखबार में इतनी खबरें मिली जो सब जो है नामुमकिन मुमकिन है टाइप का मामला है, और पूरा 2014 से पहले ऐसी कोई खबर नहीं देखी गई। और वो तो आपने कहा ही कि सिर्फ ये राजदूत, क्या नाम है, ये दूतावास ही नहीं नकली पाया गया है, इससे पहले थाना भी नकली मिल चुका है, बैंक की शाखा भी नकली मिल चुकी है, और सब चल रहा है, सब चलता रहता है, और पकड़ा बहुत दिन वो बाद जाता है। सब अपना काम हम जब कर लेते हैं तो पकड़ा जाता है, या नहीं भी पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो खबर होती है, लेकिन पकड़ लिया गया इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इतने दिन चल कैसे पाया, सवाल तो वो है, और उसका कोई जवाब कभी नहीं आता है। और ये सारी खबरें आज की इतनी सारी खबरें एक दिन की हैं, तो आप समझिए कि कितनी ऐसी घटनाएं हो रही होंगी, हुई होंगी, जिससे लगता है कि सरकार, प्रशासन, पुलिस कुछ कर ही नहीं रहा है। उसमें बैंक से पैसे गायब हो जाने से लेकर के तमाम बातें हैं, अस्पताल में इलाज नहीं होना, और क्या क्या, वो सब तो है ही है। अब आप बताइए, और क्या आप जानना चाहते हैं आज की खबरों के बारे में? अब सर आपने जो बता दिया, तो देर रात आपके गाजियाबाद में एक 30 लाख की ज्वेलर्स की दुकान में डकैती पड़ गई। ये घटना करीब रात्रि 9 बजे की है। और कल उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने पूरी सरकार को निर्वस्त्र कर दिया। अरविंद शर्मा ने कहा अधिकारियों को पता ही नहीं है जमीन पर सरकार की पोजीशन बहुत खराब है।
अच्छा, हाँ, एक मंत्री एक दरोगा के ट्रांसफर को लेकर एक कोतवाली में धरने पर बैठ गई। वो रात 11:35 पे, सुबह 10 बजे से बैठी 11:35 तक बैठी नहीं, रात 11:35 पर उनका काम निस्तारण हुआ। वो भी तब हुआ जब उनके पति, चूंकि ब्रिजेश पाठक के साथ बसपा से सांसद रहे थे अनिल अच्छा, शुक्ला बारसी, तो उन्होंने फोन किया कि आप इसीलिए ब्राह्मण समाज के नेता हो, इसीलिए आपको हमने डिप्टी सीएम बनवाया था बीजेपी में। तब जब जाएगा। आपके सरकार की मंत्री सुबह से बैठी है और दरोगा का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हाँ, दरोगा ने फर्जी हरिजन एक्ट लगा दिया है और उसका मतलब ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, और कप्तान अंदर ऑफिस में बैठा है, मंत्री गेट पे बैठी है और दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो आप अंदाज लगाओ। 11:32 पे दरोगा का ट्रांसफर किया गया जब दबाव बना। हाँ, कप्तान ने वो तस्वीर प्रस्तुत कर दी है। अब ये बड़ी शर्मिंदगी लगती है कि ऐसी सरकारें करेंगी क्या। अगर दरोगा के ट्रांसफर पर अगर कोई पत्रकार या कोई अड़ जाए तो वो क्या करा पाएगा जब मंत्री के कहने से नहीं हो रहा। बिल्कुल, बिल्कुल, गाजियाबाद में डकैती पड़ गई, हम राम राज्य में हैं। हाँ, मैं फिर बड़ी ताकत से कह रहा हूं, मेरी बात हाँ, बुरी लग सकती है, बेरोजगारी खत्म कर दीजिए, अपराध नहीं रुक रहा है। बिल्कुल, बेरोजगारी अपराध की जननी है। हाँ, कितना भी फोर्स लगा दीजिए। और मुख्यमंत्री नहीं, जी 22 के बाद आप अपने आंकड़े उठा लीजिए उत्तर प्रदेश के, हैरान रह जाएंगे। और आपके ये नाकारा पुलिस अधिकारी आपकी गलत परफॉर्मेंस में आपकी बहुत साख पर धब्बा पहुंचा रहे हैं, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव आपको लड़ना है, वोट आप मांगने जाओगे और ये 5 साल आपको गुमराह करते हैं। आपको प्रधानमंत्री बनाते बनाते तो उन्होंने धनखड़ जी की कुर्सी ले ली। आप भी इसी आशा में थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और अगर अभी तक आप नहीं जागे तो ये आपकी भी कुर्सी ले लेंगे। आपको पता नहीं। कब चली जाए कोई भरोसा नहीं होता, कुर्सी किसी की बपौती नहीं होती है। अब कभी कभी ये लगता है सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी विदेश हैं। थोड़ा सा राज्यसभा चली, चूंकि हरिवंश राय थोड़े से, वो हरिवंश नारायण जी थोड़े से पत्रकारिता के पेशे से रहे हैं तो पेशेंस है। लोकसभा अध्यक्ष का फिर बदला हुआ स्वरूप हम देख रहे हैं, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि नर्सरी की क्लास चल रही है या देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने उस मंदिर में आए हैं जहां से लोगों के लिए कानून व्यवस्था की तैयारी करेंगे, लोगों के अधिकार और हुकूक की बात करेंगे। मैंने आज देखा चूतम बेजार होते हुए बिहार में एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक बड़े महत्वपूर्ण पद पर बैठे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं ये भी बोलेगा इसका बाप चारा चोर है, अपराधी है, ये अपराधी का बेटा बोलेगा विधानसभा में। जीत के आया है, वो जीत के आया है, वो तो जीत के आया है ना, वैसे ही जैसे मोदी जी जीत के आए हैं। और मोदी जी पे भले साबित नहीं हुआ, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही ना गुजरात में 2000 लोग मारे गए, तो भले भले हम इन सब बातों पर नहीं चर्चा करें, नहीं चर्चा करें तो बेहतर होगा। आप जितना कुरे दो उतना उसमें मवाद निकलता है, गंदगी निकलती है। हम चर्चा ये करेंगे, हम चर्चा ये करेंगे कि अहंकार इतना बन चुका है सत्ता का, इस अहंकार से इस देश को बचा लीजिए। ये सत्ताधारी दल अब सत्ता के अहंकार में डूब रहे हैं। इनको पता है अब ना कोई हमें हरा सकता है, ना कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, और देसी भाषा में कहे तो हमारा कोई उखाड़ भी नहीं सकता कुछ। उसी चक्कर में है सब कुछ, उसी चक्कर में कि वोट तो इससे आ नहीं रहा है, वोट तो कैसे आ रहा है उनको पता है। देश बचाओ अभियान चलाओ, वरना फिर कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न पर जिताओ या फिर रामनाथ ठाकुर को उपराष्ट्रपति बनाकर जिताओ, ये आप तय कर लीजिए। हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आवाज उठती रहेगी, ताकत रहेगी, बोलते रहेंगे। आवाज रोज रोकी जाती है, पता नहीं कब रोक दी जाए, जब रोक दी जाए तब हरी इच्छा। देखिए बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर करेंगे पोस्टमार्टम, किन का करेंगे, खबरों का करेंगे, क्या खबर मिलेगी उसका इंतजार करेंगे। धन्यवाद सर।